Hello everyone, welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with the discussion. देखते हैं आज 8 Feb के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. So let's begin with the discussion. The first article is about ऑपरेशन आहट. ये बेसिकली आहट का मतलब होता है शोर, कि कुछ आवाज़ आ रही है उसको आप आहट बोलते हो. तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, उन्होंने ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है. क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो ह्यूमन का ट्रेड होता है, वो रुक सके, वो ना हो पाए. इसलिए बेसिकली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है. एंड इसका जो मेन फोकस है वो ट्रेन्स पर ही है, जो बेसिकली बॉर्डर कंट्रीज से ओरिजिनेट करती है. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली ऑपरेशन प्रोटेक्शन फोर्स का है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही काम करेगा. एंड ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है. अब कुछ और देखते हैं इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में. जो ऑपरेशन राहत है ये कैसे काम करेगा? ये कुछ स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय कर देगा इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स. ये जो ऑपरेशन है ये हर एक ट्रेन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि इंडियन रेलवे डिप्लॉय करेंगी. एंड 21,000 ट्रेन हैं टोटल में. एंड अकॉर्डिंग टू आरपीएफ जो रेलवे है सबसे ज़्यादा रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि जो लोकल लेबर क्लास होती है वो भी इसी से ट्रैवल करती है, बिकॉज इसके जो फेयर है वो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है. इसलिए ये बहुत ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन, ईजी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए रेलवे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. अब देखते हैं कि ऑपरेशन काम कैसे करेगा. इसमें क्या होगा, जो हमारी ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये डाटा को और क्लूज़ को कलेक्ट करेगी, उसको फिर कोलेक्ट करेगी एंड बाद में उसका डाटा एनालिसिस पूरा किया जाएगा कि हमें किस किस एरिया में ज़्यादा वुमेन को या ह्यूमन को खतरा हो सकता है जहाँ पर ट्रेड होता है. एंड ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे किस रूट की ट्रेन है, कौन कौन से विक्टिम्स हो सकते हैं, क्या सोर्सेज है, कहाँ पर ये डेस्टिनेशन है, कहाँ पर ट्रेन जा रही है, एंड जो पॉपुलर ट्रेन्स है वो कौन कौन सी है. तो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डाटा निकाला जाएगा जितनी भी ट्रेन्स काम कर रही हैं. एंड फिर उसके बाद अपनी पूरी इंटेलिजेंस से हर एक चीज़ को ट्रैक रखा जाएगा, मॉनिटरिंग होगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर ट्रेन में हमें डाउट है कि वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है. फिर बाद में जो डाटा कलेक्ट है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर किया जाएगा. एंड जो आरपीएफ है वो भी असिस्ट करेगी लोकल पुलिस को, एंड एक तरह से ब्रिज की तरह भी एक्ट करेगी इन इंटर स्टेट ऑपरेशंस. क्योंकि बॉर्डर है तो ऑब्वियसली एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रेन जाएगी, ट्रैवल करेगी, तो इसलिए इंटर स्टेट ऑपरेशन के लिए भी लोकल पुलिस की हेल्प ली जाएगी. एंड इस पर्टिकुलर मिशन में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली सब चीज़ें डिजिटलाइज है. तो डिजिटल अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ट्रैकिंग है वो ईजी हो जाएगा. साइबर सेल्स बनाए जाएंगे. एंड बेसिकली जो मेजर फोकस रहेगा इस ऑपरेशन का वो होगा म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश. जो हमारा ईस्टर्न साइड है उधर ज़्यादा केसेस होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो मेजर फोकस भी उधर ही रखा गया है. अब बैकग्राउंड देखते हैं. यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है. 2017 और 2021 के बीच में जो आरपीएफ है उन्होंने 2000 वुमेन को रेस्क्यू किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से. एंड अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा की बात करें तो हर साल 2200 जो केसेस हैं उनको फाइल किया जाता है, जो लोग फाइल करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया है यूएनटीओसी. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंशन आता है कि हमें जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनको नहीं करने देना है. सप्रेशन आता है, पनिशमेंट के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, एंड देखा जाता है कि कैसे लोग इसको ना बढ़ावा दें और इनफैक्ट इसमें ना इंडल्ज करें. तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है. अब देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है ऑपरेशन की. बेसिकली वुमेन और जो चिल्ड्रन होते हैं ये बहुत सेंसिटिव और वल्नरेबल ग्रुप है हमारा, तो यही ज़्यादा फोकस में रहते हैं. इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड हो सकता है, एंड यहाँ तक कि फोर्स्ड मैरिजेस का भी यहाँ पर प्रोविज़न होता है. ये जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल रहते हैं. लोगों को लगता है कि आप इसको ट्रैफिकिंग कर सकते हो और उनका नुकसान कर सकते हो. ट्रैफिकिंग में होता क्या है, हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इसमें क्या होता है, इसमें आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो. आप किसी को किडनैप कर रहे हो, बाद में उसके ऑर्गन्स निकाल के बेच रहे हो ब्लैक मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा इलीगल काम भी होता है. ड्रग सर्विट्यूड हो रहा है. एंड जो लोगों को ट्रैफिक किया जाता है उनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है, जैसे वो किसी के बंधक हो. उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है. एज अ बंधक उनको ज़बरदस्ती काम कराया भी जाता है. यहाँ पर कैसा काम कराया जाता है, कोई सर्कस में काम करा रहा है, कोई बैगिंग के लिए बोल रहा है, कोई बोल रहा है इलीगल अडॉप्शन के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन सब में भी
ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर जो भी हम रेस्क्यू करेंगे, जितने भी, चाहे वो मदर है, फादर है, चाहे वो वुमेन है, चिल्ड्रन है, उन सबको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाएगा ताकि उनकी सेफ्टी प्रोविज़न का ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी उनको जो मेंटल टॉर्चर जो होता है वो सदमा वो ना लगे और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प करें। सो दिस इज़ द मेजर प्रोजेक्ट अबाउट इंडियन रेलवेज अबाउट प्रोजेक्ट राहत। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 4th वर्जन लॉन्च किया है वर्चुअली, एंड ये अभी हुआ है, कल ही हुआ है 7 फरवरी को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो माना जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट इनोवेशन ड्राइव चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर क्या हो रहा है, इनकोल्यूशन ड्राइव, जहाँ पर मोर देन 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड 2.6 करोड़ चिल्ड्रन को हमने कवर कर लिया है अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एंड ये हर साल किया जाता है। तो ये टारगेट है जो हर साल हम अचीव करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हम जो मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, दैट इज़ प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चे हैं, उनको हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाता है। जितने भी डिसीज़ हैं, मेजर डिसीज़ है जैसे वूपिंग कप है, डिप्थीरिया है, तो जितने भी डिसीज़ हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है, टाइमली डोजेस दी जाती हैं ताकि कोई भी जो हमारी कंट्री है वहाँ पर है ये सब डिसीज़ ना रहें। ये जो मिशन है इसने 3 राउंड्स में कंडक्ट किया है एंड ये 416 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है। एंड यहाँ बेसिकली पार्ट भी है आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जिसके अंदर 70 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर आज़ादी का अमृत मिशन। तो इसी मिशन पे इसी ओकेजन पर 4.0 IMI दैट इज़ मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया। एंड इसी के साथ ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी दिया गया कि कैसे ये काम करेगा। स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन इन अर्बन एरियाज, अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो बेसिकली अभी ये अर्बन एरियाज के लिए भी लाया गया है। एक हैंडबुक भी रिलीज़ किया गया, महिला आरोग्य समिति ऑन अर्बन इम्यूनाइजेशन, कि अब हम अर्बन की तरफ जा रहे हैं। हमने रूरल एरिया को कवर कर लिया, तो अब हम अर्बन एरिया में देखते हैं, जहाँ पर सेमी अर्बन एरिया होते हैं, सेमी रूरल एरिया होते हैं, हम उनको कवर करेंगे ताकि वहाँ के जो मदर्स हैं एंड जो बच्चे हैं वो भी इम्यूनाइज हो सके। सिग्निफिकेंस देखते हैं, जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये जो गैप्स इनको फिल करने में, एंड कोशिश करता है कि जो लास्टिक गेंस है इम्यूनाइजेशन से वो लोगों को मिल सके। ये नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं, बात किया जाता है यहाँ पर फोकस लॉन्ग टर्म के लिए। इससे क्या है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है वो किया जा सके ताकि जो लोग जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया उनको प्रॉपर वैक्सीन मिले, या फिर जिनको पार्शली वैक्सीन दिया गया है, सपोज एक पर्टिकुलर कोर्स की 3 डोजेज होती हैं लेकिन उसने सिर्फ एक ही डोज ली है, तो ये इंश्योर करने की बात होती है कि वो तीनों ही डोज लें। तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो प्रोग्राम था वो 2022 फरवरी टू अप्रैल 2022 में किया जाएगा, और जो फर्स्ट राउंड में होगी यहाँ पर 11 स्टेट्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पर नेम्स भी गिवन है स्टेट्स का। सेकंड राउंड में ये इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल से मई में। तो यहाँ पर बेसिकली 3 राउंड्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, एंड इसका एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि किस पीरियड से कितने तक ये पर्टिकुलर जो फेज़ है वो अप्लाई होगा एंड किस स्टेट्स में अप्लाई होगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब हुआ था। ये बेसिकली 2014 में लॉन्च हुआ था, जहाँ पर हमारा मेन एम क्या है कि जो पूरा कंट्री है वो फुल इम्यूनाइज हो सके, लोगों की इम्यूनिटी बने, वो बनेगी जब डिसीज़ के अगेंस्ट वो वैक्सीनेटेड होंगे। तो ये किया गया है। यहाँ पर जो पार्शली कवर्ड है या अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है उन पर फोकस किया गया है, इन पॉकेट्स ऑफ हाई रिस्क, हार्ड टू रीच एंड लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एरियाज। जो मिशन है वो कोशिश करता है कि उनको प्रिवेंटेबल डिसीजेज जो बचाए जा सकते हैं, जिनकी दवाइयाँ हैं लेकिन लोग एक्सेस नहीं कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशंस है, पॉवर्टी है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को कोशिश किया जाता है कि उनको आप टारगेट करके वैक्सीन प्रोवाइड करो। तो ये जो मिशन है एक्सटेंडेड फ्लैगशिप स्कीम का पार्ट है, दैट इज़ अंडर ग्राम स्वराज अभियान एंड ग्राम स्वराज अभियान। तो यहाँ पर इन मिशंस के अंडर ये आता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन। कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ तक अभी तक 10 फेसेस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मिशन के, जहाँ पर 701 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, 96.8 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स को कवर किया गया है एंड 3.86 करोड़ चिल्ड्रन को भी कवर किया गया है। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन। नेक्स्ट इज़ अबाउट सेल्स फॉर ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022। तो ये आया है एक इंडेक्स जहाँ पर इंडिया ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है
जो इंडेक्स है ये 19 कंट्रीज़ के डाटा को कंपेयर करता है। तो इंडिया ने हाईएस्ट प्लेस हासिल की है। चलो किसी में तो हमने हाईएस्ट प्लेस को हासिल किया है, अदरवाइज़ हम हर एक चीज़ में लैक ही करते हैं। नो डाउट कुछ टेक्नोलॉजी फ्रंट में, इनोवेशन फ्रंट पे, मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे हम हमेशा ही आगे रहे हैं। हमारी जो रैंक्स है वो भी इम्प्रूव होती जा रही हैं। जो इंडेक्स है देखते हैं इस बारे में। ये काउंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेडीनेस ऑफ द सिटीजन्स, कि सिटीज़न की कितनी विलिंगनेस है कि उसको सीखनी है नई चीज़ें, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो या फिर एम्प्लॉय सेंटिमेंट्स हो। इसी के बाद जो इंडिया है उन्होंने हाईएस्ट रेडीनेस स्कोर अचीव किया है, क्योंकि इंडिया के लोगों में चाहे वो अनएम्प्लॉयड है बट उनमें एक विलिंगनेस है ताकि वो कुछ सीखें, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो या फिर एम्प्लॉय सेंटिमेंट्स हो। वो समझते हैं अपने स्किल्स को, इम्प्रूव करते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, अपने स्किल को बेसिकली अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। तो इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 63 आउट ऑफ 100। अब देखते हैं कि इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया गया है। जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया गया ऑन द बेस्ड ऑफ अ सर्वे के बेस्ड पर। और जो सर्वे है वो क्वेश्चंस पूछता है अराउंड 23,500 वर्कर्स को, एंड यहाँ पर 19 कंट्रीज़ को कवर किया गया है। तो कुछ डाटा है कि 60% इंडियंस तो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं डिजिटल रिसोर्सेज के साथ, लेकिन 25% जो रिस्पोंडेंट्स हैं इंडिया में वो बिलीव करते हैं कि आप अगर टेक्नोलॉजिकल स्किल की बात करें तो वो सिर्फ वर्क प्लेस पर ही ज़रूरी है, वो वर्क प्लेस के लिए मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। तो 39% इंडियंस हैं वो कहते हैं कि वर्क प्लेस में एडवांस्ड डिजिटल मार्केट स्किल्स भी होनी चाहिए। एंड आधे से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स चाहते हैं कि हम नई स्किल सीखें ताकि अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकें, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं, जो यूथ है आज का, वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, वो फोकस्ड है अपने करियर को लेकर। यानी अच्छी बात है, इसकी वजह से इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहा है। और जो यंगर रिस्पोंडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि दे विल मेक अ वेरी गुड करियर फॉर देमसेल्व्स, एंड उनका एम्बिशन गोल है ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, ताकि वो नई नई स्किल्स लर्न करें और खुद का एक अच्छा करियर बनाएं। ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो एवरेज डिजिटल रेडीनेस है वो 33 है। 3 मेजर स्किल गैप्स है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कौन कौन से स्किल गैप्स हैं? वर्कफोर्स स्किल, लीडरशिप स्किल्स एंड जनरेशनल स्किल गैप्स। और जो स्किल गैप्स है ये ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की जीडीपी है उसके बेसिस पे ये स्किल गैप काउंट करते हैं। अब देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इंडिया इज अबाउट टू क्रिएट 1.3 मिलियन जॉब्स बाय 2026। तो इंडिया में अगर हमारे पास डाटा है कि हम और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, कि वहाँ पर पोटेंशियल है। मेन बात है पोटेंशियल की, चाहे हो ना हो दैट इज़ सेकेंडरी। अगर आपकी विलिंगनेस ही नहीं है किसी चीज़ को करने की तो वो चीज़ कैसे होगी। अगर इंडिया में पोटेंशियल है, जनरेट हो सकती है, तो जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टार्टअप जो भी है पर्सन, वो कोशिश करेगा कि वो नई जॉब मार्केट में क्रिएट करे। एंड इंडिया जनरेट करेगा 6.4 बिलियन US डॉलर ऑफ बिजनेस रेवेन्यू। तो यहाँ पर बिजनेस रेवेन्यू भी इतना इंडिया अर्न कर लेगा बाय 2026। तो टारगेट्स बहुत हाई नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। अब सेल्स फोर्स की बात करते हैं। सेल्स फोर्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। 2007 में जो कंट्री है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है फॉर फिशिंग अटैक्स। तो माना गया है कि इसके ऊपर कुछ जो डिजिटल फिशिंग अटैक्स होते हैं वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एंड जो ये कंपनी है इसको बनाया गया था 1999 में। किसने बनाया था? जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं दैट इज़ मार्क बेनियोफ। एंड ये एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ही इस्टेब्लिश की गई है। सो दिस इज़ अबाउट सेल्स फोर्स. So that was all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And you can also mail us to us at info@officerbitia.com. So thank you and all the best for preparation.